Okay, so Radha Radha to all. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग राधे सर। राधे सर। राधे राधे सर। राधे सर। Radha Radha. ओके, चलो तो करते स्टार्ट फिर हम आज की इस क्लास को। स्क्रीन विजिबल है, पहले तो ये बता दो। यस सर। ओके, तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले मैट्रिक्स। आई होप तुमने बेसिक डिटरमिनेंट सॉल्विंग एंड उनकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल पढ़ ली होगी। उतना तो ज्यादा यूज नहीं होगा इसमें डिटरमिनेंट की सॉल्विंग टेक्निक्स, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हम डिटरमिनेंट के लॉजिक्स को यूज करेंगे, उतना ही जितना अपना वेक्टर थ्योरी में यूज होता है डिटरमिनेंट। बाकी ये टॉपिक पूरा अलग है। इस टॉपिक का फायदा ये होता है, मतलब एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बोर्ड्स लेवल पे बहुत ही आसान टॉपिक है। वही दूसरी जगह देखा जाए तो ना, इसका जेई में मेंस हो या एडवांस हो या बिट्स, इसके क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ते जा रही है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये टोटल अपना प्रॉपर्टी बेस्ड हो जाएगा। मतलब तुम्हें कुछ कुछ मैट्रिसेस, अलग अलग टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बताने वाला हूँ, और उनमें उनकी प्रॉपर्टीज होती है। जिसको याद है वो इजिली कर लेगा, जिसको याद नहीं है बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्वेश्चंस बहुत लेंदी बन जाएंगे। तो खैर आएंगे वो तो अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A set of mn numbers, a set of mn numbers arranged in a rectangular array. Rectangular array having m rows and n columns. Having m rows and n columns. ठीक है, ये कोई भी एक अपना मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो उसको किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक रेक्टेंगुलर अरे है, मतलब एक सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, जिसको तुमने शायद कंप्यूटर वगैरह में देखा होगा ना, डेटा स्टोर जहाँ पे होता है, वो डेटा स्टोर हमेशा एक एरे कॉन्सेप्ट में होता है, और वो मैट्रिसेस का ही लॉजिक उसमें भी लगता है। जिस टाइप से डेटा उसमें स्टोर होता है कंप्यूटर में, उसी तरीके से जैसे अगर मैं लिखता हूँ एक मैट्रिक्स ए को, तो सबसे पहले तो हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप से। जैसे डिटर्मिनेंट होता है अपना नॉर्मल ये, उसी तरीके से मैट्रिक्स होता है अपना कुछ इस टाइप का। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि जब मैं इसके साइड में लिखता हूँ, मान लो इस टाइप से 2x3, ये है तो एक रेक्टेंगल ही, तो उसके कुछ लेंथ ब्रेड कुछ तो डायमेंशन होंगे। तो ये जो 2x3 लिखा हुआ है मैट्रिक्स के नीचे, इसको कहते हैं हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। जिसमें 2 डिनोट करेगा अपना कितनी नंबर ऑफ रोज है, और 3 डिनोट कर रहा है उसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है उस रेक्टेंगल में बनाते समय, जब हम ग्रिड बनाएंगे तो। ये 2x3 का ग्रिड है एक्चुअली। पहला नंबर हमेशा याद रखना रो को डिनोट करता है, और दूसरा नंबर हमेशा कॉलम को डिनोट करता है। मतलब अगर मुझे इस मैट्रिक्स को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स ए के, जिसको मैं स्मॉल ए बोल रहा हूँ, ठीक है, वो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे पोजीशन पे लोकेटेड है। ये 12, ये 13। दूसरा क्या हो जाएगा A21, A22, A23। क्या ये समझ में आता है? पहले तो ये बताओ, ये एक हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। कितने ऑर्डर का है ये मेरा? 2x3 के ऑर्डर का है, जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट्स बताओ 6, 2 into 3 6। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ये जितने भी ये ए आई जे, हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी चीज, क्या मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है? बिल्कुल भी नहीं। मैट्रिक्स सिर्फ एक अरेंजमेंट है नंबर्स का अलग अलग पोजीशन पे। इसलिए कंप्यूटर में इस टाइप का मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है जब डेटा स्टोर करा जाता है। जैसे A12 पे कुछ डेटा स्टोर कर दिया, A22 पे पोजीशन पे कुछ डेटा स्टोर कर दिया, इस टाइप से। यहाँ तक क्लियर है? बेसिकली होता क्या मैट्रिक्स, क्या अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर किसे कहते हैं, और रो कॉलम कैसे पता चलता है थ्रू ऑर्डर। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर अपन बेसिक चीज देखें, एकदम बेसिक सवाल ही पूछता हूँ मैं। चलो हाँ बेटा। सर आपको एक बार फिर से समझा सकते हो, मेरा रह गया। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है रेक्टेंगुलर अरे वाइज, रेक्टेंगुलर ग्रिड के थ्रू, जिसमें m रोज होती है और n कॉलम्स होते हैं। जैसे अगर मैंने मैट्रिक्स को लिखा 2x3 टाइप से, तो 2x3 यहाँ पे क्या हो गया? बेसिकली उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें पहला पार्ट बताता है नंबर ऑफ रोज, दूसरा पार्ट बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कितनी रोज है, 2 रो है ना, और कितनी कॉलम्स है, 3 3 कॉलम। कॉलम्स है। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए यूज करते हैं, अगर अपन एप्लीकेशन वाइज बात करें मैट्रिक्स का सबसे मेन एप्लीकेशन क्या है तो। और इन सबको एलिमेंट्स बोले जाते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हर जगह पे एलिमेंट स्टोर है, डाटा स्टोर करे हुए हैं अलग अलग लोकेशन वाइज। ओके, चलो अब इस पे भी अगर एक छोटा सा प्रश्न अगर अपन समझे, इसी इतना अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है, तो अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं कि वी हैव 6 एलिमेंट्स, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं, वी हैव 6 एलिमेंट्स, ठीक है, तो हाउ मेनी मैनी matrices possible of different order, of different चार 4। order, ठीक है, अगर मैं ऐसा पूछूं, ठीक है, तो टोटल हमें सिर्फ 6 एलिमेंट्स ही दिए, ऑर्डर तो बताया नहीं है, तो 6 एलिमेंट्स को कैसे हम अलग अलग तरीके से लोकेट कर सकते हैं रेक्टेंगल में, तो बहुत इजी है। अगर इसका एग्जांपल वाइज देखें तो एक तो 1 इंटू 6 ही हो गया, एक रो और 6 कॉलम, बिल्कुल। और क्या हो सकता है, 6x1, 2x3, 3x2, कोई डाउट? तो कितने बने टोटल मिला के, 4, यहां तक कोई डाउट? टोटल 4। तो सर इसका भी कोई फॉर्मूला या कुछ होता है? बिल्कुल, जितने एलिमेंट्स है उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तुम कर क्या रहे हो बेसिकली, तुमने mn को 6 से इक्वेट किया, टोटल 6 एलिमेंट्स है, तो m और n के जितने कॉम्बो बनेंगे उतने मेरे अलग अलग ऑर्डर बनेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर मैं इसको बोलूं इक्वल्स टू k, तो k के नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी अवर आंसर, अगर बहुत बड़ा नंबर हुआ तो। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? पहले तो ये बताओ, क्यों भाई डिवाइजर्स क्यों, 6 के जरा डिवाइजर्स बताओ जरा। 1 2 3 और 6, बस हो गया। अगर 1 लेते हो तो 1x6 वाला बनेगा, दूसरा तो फिक्स हो जाएगा ना। 2 लोगे तो 2x3 होगा, 3 लोगे तो 3x2 होगा, और 6 लोगे तो 6x1 होगा। तो कितने पॉसिबल हुए टोटल मिला के हमारे पास? ऐसे 6 एलिमेंट्स को रखने के, टोटल 6 एलिमेंट्स को रखने के हमारे पास टोटल 4 तरीके हो गए उस टाइप से। तो जितने डिवाइसेस का फॉर्मूला आता है कि नहीं? अगर मान लो से अगर मैंने तुम्हें दिए एलिमेंट्स टोटल 120 एलिमेंट्स, अब बताओ कितने बनेंगे? तो 120 को कैसे लिखेंगे बताओ? डिवाइजर्स के फॉर्मेट में, फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखो, प्राइम नंबर्स की पावर में। 2 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर कितनी होगी, और 5 की पावर कितनी होगी? फास्ट। सर 16 होंगे। 2 cube into 3 into 5. 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, क्या ये 120 होता है? चेक कर लो। यस सर और अगर ये 120 होता है तो बस खत्म। डिवाइसेस का फॉर्मूला होता है जो भी पावर है उसमें एक +1 कर दो, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा बहुत भी, पीएनसी प्रोबेबिलिटी वैसे तो सब पढ़ चुका है। और इसी क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स में अच्छे सवाल कब बनेंगे, जब उसके साथ पीएनसी मर्ज होगा। खैर ये नंबर ऑफ डिवाइसेस का फॉर्मूला याद रखना, प्राइम नंबर्स की पावर में लिख के पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, ये जो तुम्हें आंसर देगा ये मेरे नंबर ऑफ डिवाइजर्स बनने वाले हैं। कैसे वो मैंने बताया, नंबर ऑफ ये ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिक्स। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 16। ये मेरा आंसर है, ठीक है। हाँ, एक इधर पॉइंट है, ये तो अभी अपन ने डिफरेंट मैट्रिक्स बना दिया, उसका फॉर्मूला भी मैंने दे दिया, पर इसमें एक चीज और है। अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया जाए, नाउ इफ, अभी हमने एलिमेंट्स को लोकेट नहीं करा, अभी हमने सिर्फ मैट्रिक्स बनाए डिफरेंट ऑर्डर के। अगर तुम्हें एलिमेंट्स को भी रखना पड़े उसके अंदर, इफ ऑल एलिमेंट्स टू बी प्लेस्ड, इन शॉर्ट अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है, और सभी क्या है, ऑल आर डिफरेंट, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, वो तो तुम्हें फिर पता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। तो क्या करोगे, क्या करोगे इसके साथ में? देयरफॉर इफ 4 एलिमेंट्स होंगे, सॉरी 6 एलिमेंट्स होंगे, तो आंसर क्या होगा? आंसर सिर्फ 4 नहीं होगा, 4 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्या वो 6 अलग अलग जगह पे प्लेस नहीं हो सकते सभी एलिमेंट्स फिक्स से, मतलब अलग अलग है तो?
तो आंसर ये होना चाहिए ना, अगर एलिमेंट्स को भी प्लेस करना है। यस सर। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स अपने पास 6 है, तो इन शॉर्ट तुम्हें क्या याद रखना है कि फैक्टोरियल विल बी कम आउट, मतलब मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ, तो ये भी याद रख लेना। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा ऊपर वाले में, इंटू 120 फैक्टोरियल, इस टाइप से। ठीक है, ये अपना बेसिक मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर क्या होता है, रोज और कॉलम्स कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं कुछ लिख रहा हूं A23, तो A23 का मतलब क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और कितने टाइप के अपने मैट्रिक्स बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के, अभी तक हमने इतना देखा। हाँ, एक चीज याद रखना, क्योंकि तुमने डिटरमिनेंट पढ़ लिया है तो किसी के दिमाग में ये आ सकता है, पर वैसे तो बहुत बेसिक पॉइंट है। वी कैन ओनली फाइंड डिटरमिनेंट, हम किस टाइप के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, जो कि, हाँ, वी कैन ओनली, कॉलम इक्वल। बिल्कुल, वी कैन ओनली फाइंड, तभी तो डिटरमिनेंट बनेगा, वरना डिटरमिनेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। वी कैन ओनली फाइंड डिटरमिनेंट, बिल्कुल, मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ही तुम समझ गए होगे, रेक्टेंगल का स्पेशल केस है, जब m इक्वल्स टू n हो जाता है, याद रखना, हम उसी का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट को जनरली हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, खैर ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। और ये बहुत सारे प्रकार है, देखा जाए तो इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, बस इतना ही तुम्हारे सिलेबस में। और हाँ, इक्वेशन सॉल्विंग थ्रू मैट्रिक्स। तो 3 पार्ट में अगर देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड होता है, पर ये 3 बोलने में लगते हैं, वेराइटीज ढेरों है। एक आता है अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जो अब शुरू करेंगे, ये तो सिर्फ एक जनरल आइडिया था, इंट्रोडक्शन था। दूसरा, ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा कोई नंबर, उस टाइप से, तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स बोल देते हैं अपन। और तीसरा होगा इक्वेशन सॉल्विंग में कैसे मदद करेगा, क्योंकि डेटा स्टोर हो रहा है, वो डेटा अगर अपने इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हो, तो जैसे तुमने शायद डिटरमिनेंट में देखा ही होगा, उसी तरीके से मैट्रिक्स के थ्रू भी इक्वेशन सॉल्विंग होती है। तो बस ये 3 ही तुम्हारे सिलेबस में है, हालांकि सुनने में बहुत छोटा लगता है, बट ये बहुत डेप्थ में जाएगा टॉपिक धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले, जो कि अभी नाम ले ही लिया मैंने, तो पहले उसी को ही समझ लो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलोगे, मैट्रिक्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हो गया। ठीक है, फिर वो भले ही 1x1 भी क्यों ना हो, और इसी को हम जनरली m×m या n×n की तरह डिनोट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे n×n। और एलिमेंट्स तो पता ही है, a करके स्मॉल a करके हम लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सबसे ज्यादा जो हम यूज करने वाले हैं वो है 3×3। तब 3×3 को कैसे लिखोगे, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। और इसको लिखेंगे कैसे, मैट्रिक्स ए m×m, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक और 2 चीजें हैं जो कि इसी के साथ ही देख लो, जो कि दिख रही है, ये दिख रहा है, ये 3 एलिमेंट्स डायगोनल वाले, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, या इसको बोला क्या जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट भी हम जब भी डायगोनल वर्ड बोलेंगे अपने एनसीईआरटी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट हम उसको प्रिंसिपल डायगोनल ही कहते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा है, ये भी तो कुछ होता होगा, ये इतना काम का नहीं है, बट इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे अगर वो प्रिंसिपल है तो, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, एक प्रिंसिपल डायगोनल हो गया और एक सेकेंडरी डायगोनल हो गया। ठीक है, चलो खैर, हमारे सिलेबस में या बाय डिफॉल्ट हम प्रिंसिपल डायगोनल्स की ही बात करते हैं, एलिमेंट्स, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो, ठीक है, यही मेन है। जब अगर डायगोनल वर्ड बोले तो मान लेना कि वो, हाँ, एक और चीज, अगर कभी भी वर्ड डायगोनल आया, अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं डायगोनल, इसका मतलब क्या है, वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात से एग्री करते हो,
यस सर। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कई बार तुम बोलोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स तो दिया नहीं था, आपने कैसे मान लिया? अरे भाई, जब डायगोनल की बात कर रहे हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी, ठीक है। और डायगोनल जब भी आएगा तो एक वर्ड उसके साथ में और चलता है, वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको बहुत डेप्थ में बाद में देखेंगे, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। अभी के लिए फिलहाल तो हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स को बस इतना समझ सकते हैं, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, या सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं, बट फिर भी मैं लिख देता हूं सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। उसको कहते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसका सिंबल होता है इस टाइप से, ट्रेस टी कैपिटल आर स्मॉल, और लिख दिया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, लेट सपोज। तो क्या होगा बताओ? A11 A22 A33। हम बहुत डेप्थ में बाद में देखेंगे, अभी तो बस टर्मिनोलॉजी देख रहे हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कि ये होता क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स में, हम इतनी चीजें बोल सकते हैं, बाकी तो क्या डिटेल में जाएंगे। इसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे लगाएंगे? ये क्या बताएगा? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, और उसकी वैल्यू जरूर होती है, मैट्रिक्स की नहीं होती, पर डिटरमिनेंट की तो वैल्यू होती है, हमें पता है। अगर सब वैल्यूज है तो आई जे के नहीं लिखे होने चाहिए वेक्टर, ठीक है। ये डिटरमिनेंट हो जाएगा ऑफ मैट्रिक्स ए, ऐसा बोला जाए। अगर उसके साथ में, हाँ, दिस इज नॉट मॉड, इसे मॉड नहीं लगाना है, मतलब ये कैन बी पॉजिटिव, और ये पहले भी हमने देख चुका है, पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे भी आ सकती है। चलो खैर आगे बढ़े, एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, आगे बढ़े, बोलो जल्दी। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो अभी हम बात करते हैं बेसिकली, तुम्हें एक मैट्रिक्स बनानी है, बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी के सवाल से अपन देख रहे हैं इस पार्ट को, फिर अपन टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स लेवल पे 1 से 2 मार्क का, फॉर्म अ मैट्रिक्स, और ये समझना जरूरी है। तुम बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, आईआईटी जेई मेंस में काम आता है? बिल्कुल। आजकल क्या कर रहे हैं ना जेई वाले, वो तुम्हें मैट्रिक्स बना के नहीं दे रहे, जगह बचा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल वो स्क्रीन पे ही तुम्हें पेपर देना है ऑनलाइन, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े मैट्रिक्स बना के नहीं देते, तुम्हें ही बोलेंगे तुम ही मैट्रिक्स फॉर्म करो अंडर द कंडीशन। तो ये एनसीईआरटी की ये बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स अंडर कंडीशन। तो इसलिए एक बार बता देता हूं मैं ये भी चीज, वैसे तो कुछ है नहीं, तुम्हें कंस्ट्रक्ट मतलब तुम्हें खुद को ही वो बोलेंगे कि ऐसा करके तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे कि ये दिया मैंने, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल ये लिख के दिया, अब बताओ जरा, ए आई जे इक्वल टू हाफ ऑफ ये दे दिया, बना सकते हो 2x3, ऑब्वियसली ऑर्डर देना जरूरी है, वरना मैं सब मैट्रिक्स को कितने तक बनाऊंगा, ऐसे तो 50 और 60 भी रख सकता हूँ आई और जे में, ऑब्वियसली तुम्हें पता है आई कहाँ तक जाएगा और जे कहाँ तक जाएगा, और 2x3 है तो 2 रो बना दो और 3 कॉलम बना दो पहले तो फटाफट, और उन सबकी वैल्यू रख दो, कर लोगे ये क्वेश्चन तो। A22 A23, जैसे कि मुझे A11 निकालना है, A11 कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ मॉड ऑफ 1 1 आई बी 1 जे बी 1, मॉड ले लो, मॉड लेना, हाँ, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, -2 का मॉड 2/2 1। अच्छा A23 बताओ जरा, A23 7/2. तो 7/2. हाफ ऑफ 2 - 3 × 3 9 7/2 एंड सो ऑन। अब मैं छोड़ दूं तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्ट करने का काम, समझ में आ गया कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बस डेटा रखना है। अब ये हो सकता है बोर्ड्स लेवल पे भी या मेंस लेवल पे, गुड सीईटी लेवल पे, अगर एकदम ही इजी सवाल पूछना है तो वो इसको कॉम्प्लिकेटेड दे देंगे, मतलब इसमें तुम्हारा पूरा वो लग जाएगा, पूरा मैथ्स, पूरा अलजेब्रा लग जाएगा, तुमसे एलिमेंट्स निकालने में ही पूरी मेहनत करवा देंगे वो। तो क्वेश्चन तो इस पे भी जेई लेवल के बन सकते हैं, ठीक है, बट हमें एक आइडिया मिल गया है फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसी में रिवर्स भी पूछ सकते हैं कि मैट्रिक्स देके कंडीशन। नहीं, पर उसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, वो तो फिर वैसे ही हो गया फाइंड द मिसिंग नंबर की तरह, पैटर्न क्या चल रहा है, तो हाँ। फिर उतने नंबर्स वो देंगे कि पैटर्न एक हो, क्या पता पैटर्न बहुत सारे बन जाए, ठीक है। अब इसमें अलग अलग सवाल बनते हैं कि एपी बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, बहुत सवाल बनते हैं मिक्स होके, पीएनसी एड ऑन हो जाता है इसके अंदर, तो वो तो है खैर, वो तो अपन पुराने टॉपिक्स के साथ मर्ज तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब बेसिक मैट्रिक्स पे आते हैं जो कि ऑब्वियसली टाइप है, तो हमें पता होना चाहिए रो मैट्रिक्स।
अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? बाय नेम समझ में क्या आता है? रो टाइप का मैट्रिक्स होगा, मतलब रो तो खैर होती है इन जनरल मैट्रिक्स में। तो रो मैट्रिक्स को बोलते हैं विच हैज ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है विच हैज ओनली वन रो, सिर्फ एक ही रो होगी। रो मैट्रिक्स मतलब विच इज ओनली वन रो, मतलब कुछ ओनली वन रो मतलब कुछ इस टाइप का होगा, A11, A12, A1n। एन तो कितना भी हो सकता है, कॉलम्स तो ना बताया। 1 क्रॉस n टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इस तरीके से डिफाइंड है ये सब अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं कि किस नाम को क्या बोलते हैं। मैंने बोला चैप्टर ऐसा ही है, बहुत इजी और स्कोरिंग है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, सुन लोगे तो भी काम हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा इसको ऑनलाइन पार्ट में निपटा लेंगे। विच इज ओनली वन रो। चलो खैर ये तो हो गया अपना रो मैट्रिक्स, ठीक है। डेटा दे देंगे, वो तो कुछ है नहीं उसके अंदर, मतलब विच इज ओनली वन रो। कॉलम्स कितनी भी हो सकती है, एन कितना भी हो सकता है। अब बताओ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, खुद ही बताओ, बहुत इजी है। n cross विच 1 हैज ओनली वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। तो कुछ ऐसा वर्टिकली टाइप दिखेगा, ऐसा कुछ, मतलब m क्रॉस 1। अब तुम बोलोगे सर ये जेई में काम आएगा क्योंकि ये तो बोर्ड्स लेवल का। अरे क्यों नहीं काम आएगा, तुम बोल दिया कंसीडर अ कॉलम मैट्रिक्स। अब बच्चे को यही नहीं पता कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो फंस जाएगा। इसलिए कई बार एनसीईआरटी लेवल की बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए, वरना टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो ही नहीं समझ आएगा तुम्हें। बनाना कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, A11, A21, A31, AM1, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। चलो खैर रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बहुत ही इजी हो गया। नेक्स्ट आता है अपना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होगा भाई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? विच हैज नंबर ऑफ कॉलम्स, हॉरिजॉन्टली वाइज दिख रहा है तुम्हें कि कुछ हॉरिजॉन्टल में चीजें ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन होना चाहिए नंबर ऑफ रोज। इस बात से एग्री करते हो? थोड़ा दिमाग लगा, यस सर। थोड़ा सा अगर तुम इमेजिन कर सको तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ए एम क्रॉस एन में कॉलम्स मस्ट बी मोर, एन मस्ट बी ग्रेटर देन एन। जैसे कि इसी को ही ले लो, रो मैट्रिक्स को ही ले लो, रो मैट्रिक्स भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और एन ग्रेटर होना चाहिए एम से। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। और वो कितने का हो गया अपना ये 2 क्रॉस 4 का। तुम देख सकते हो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है। फटाक से नेक्स्ट भी देख लेते हैं, अब क्या आएगा हॉरिजॉन्टल के बाद? ऑब्वियसली वर्टिकल मैट्रिक्स आएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वो क्या होगा, डायरेक्ट लिखो, वेर m इज ग्रेटर देन n, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लो। और मैंने बनाया बेसिकली 2 क्रॉस, नहीं मैंने बनाया 4 क्रॉस 2 का। ये हो गया अपना वर्टिकल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, सभी वो वर्टिकली वाइज दिखेगा। तो रो कॉलम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब हो गया। अब क्या आएगा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी या नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं हाँ इनके नाम से, इसलिए इनको इतना भी इजीली मत ले लेना, याद नहीं रहा तो सभी गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज बनेगी आगे जाके, ट्रायंगुलर बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है अब जो अपन एग्जांपल देख रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहले मैं बना दूं फिर बताता हूं, तुम खुद ही बोल दोगे कि किस टाइप के मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है ये सिर्फ। अपर ट्रायंगुलर, अपर लोअर, मतलब हम बनाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अपर का मतलब है whose matrix whose all elements below principal diagonal, ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल होने चाहिए 0, सभी एलिमेंट्स, मतलब ये अंडा, ये भी अंडा, ये भी अंडा। एंड ऑब्वियसली ये टर्मिनोलॉजी किस में आएगी, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रिंसिपल डायगोनल वर्ड बोल रहा हूं डायगोनल, स्क्वायर में। मतलब ये स्क्वायर में ही पॉसिबल है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात हो गई है, ठीक है। सर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं?
ये कुछ भी हो सकते हैं, एनी, ये कुछ भी हो सकते हैं, ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं। सर ये सब जीरो हो सकते हैं, हाँ। जीरो मैट्रिक्स भी एक तरीके से अपर ट्रायंगुलर हम बोल सकते हैं, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, वो भी हो सकता है, हाँ। लोअर जीरो होंगे, बस इतना बोला है अपर ट्रायंगुलर ने, बाकी कुछ नहीं बोला है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? ए आई जे एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं ना, ये जीरो होंगे। ए आई जे कौन कौन से जीरो होंगे? जिसमें भी आई अपर ट्रायंगुलर है, जिसमें भी आई बड़ा होगा क्या? जे से। बाकी में रेस्ट कैन बी एनी, रेस्ट एलिमेंट्स कैन बी एनी, मतलब वो खुद भी जीरो हो सकते हैं, याद रखना। ये हो गई डेफिनेशन। तो अगर अपर एन क्रॉस एन, अगर तुम्हें अपर समझ में आ गया तो लोअर क्या होगा बताओ? लोअर ट्रायंगुलर, बताओ जरा। जिसमें, बोलो। पर ऊपर के एलिमेंट जीरो है। ऊपर, बिल्कुल, हाँ। ऊपर के एलिमेंट जीरो कर दो, मतलब ऑल द एलिमेंट्स। लोअर है तो लोअर में कुछ मिल सकता है, जीरो मिले कुछ भी मिले। अपर में कुछ नहीं हाथ आएगा तुम्हारे, तभी उसको लोअर ट्रायंगुलर, लोअर डोमिनेटिंग मतलब ऐसा हो गया। तो जिसके ऑल एलिमेंट्स अबाउ प्रिंसिपल डायगोनल विल बी जीरो। ठीक है, कोई डाउट? अब इसको कैसे लिखोगे? ए आई जे जीरो होगा, रेस्ट कैन बी एनी। हाँ जी, ए आई जे जीरो, पर कंडीशन क्या लगी है? ये फॉर ऑल ग्रेटर जे ग्रेटर देन आई, ये हो गया फॉर ऑल जे ग्रेटर देन आई। ये हो गया मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या इस बात से मतलब वाकिफ हो, समझ में आ गया? आगे बढ़े अपन पॉइंट नंबर 8 पे, मतलब वैरायटी टाइप नंबर 8 पे। यस सर। ठीक है, अपर हो गया, लोअर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का नाम ही कर दिया डायगोनल मैट्रिक्स, तो तुम्हें क्या लगता है बताओ? दोनों अपर लोअर जीरो में। हाँ, विच इज मैट्रिक्स विच इज अपर एज वेल एज लोअर। मतलब अगर तुम्हें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो वो डायगोनल में मिलेगा, पर डायगोनल के एलिमेंट्स खुद भी जीरो हो सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो मतलब इन्हीं में आता है। ठीक है, तो अपर एज वेल एज लोअर, इनको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब हम क्या बोल सकते हैं? कुछ ए बी सी लिख दो यहाँ पे तो और बाकी सब क्या होंगे? अब वो A11 A22 करके नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। रेस्ट जीरो, अपर एज वेल एज लोअर। इसको ऐसा भी लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का एक और नोटेशन भी होता है, याद रखना। ये तो कंफर्म है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक नोटेशन होता है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का। अब ये मत बोलना सर ये तो आपने ये कहाँ से बना, ये तो रो मैट्रिक्स दिख रहा है। रो नहीं है, स्क्वायर ही है, एन क्रॉस एन का। वो भी मैं बता दूं कितने का है, जैसे D11 D22 जब लिखना है डायगोनल वाले हैं तो उनको ऐसे भी लिख लिख के लिख देते हैं, एन एन। मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हें मेंशन कर देंगे। तो ये भी एक नॉर्मल नोटेशन होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है, कई बार वो बाहर लिख भी देते हैं डायगोनल करके, पर अगर नहीं भी लिखा है तो समझ जाना, अगर वो बोल रहे हैं तो। वैसे तो वो लिख देते हैं डायगोनल, D11 D22 इस टाइप से। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ 1 3 5, आगे लगा दिया डायगोनल वाइज, तो क्या होगा ये बताओ? 1 3 5 0 0 0 0 0 0, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है ये सब। नोटेशन है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज और बाद में देखेंगे, बहुत डेप्थ में आएगा तब और समझेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होएगा भला? और एक बैक टू बैक ही चल रहा है देखा जाए तो स्केलर मैट्रिक्स कुछ और नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स ही है एक तरीके का स्पेशल, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गई, अपर एज वेल एज लोअर भी हो गई, बट स्पेशलिटी क्या है स्केलर मैट्रिक्स की? whose all elements of प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हाँ, ऑफ ऑफ डायगोनल, उन्हीं की बात करते बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल, आर सेम
मतलब वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसा बनेगा बताओ कि 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 ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स के कैन बी जीरो एज वेल, के जीरो भी हो सकता है। चल, ये हो गया अपना स्केलर मैट्रिक्स। 10th पे आते हैं। आइडेंटिटी ऑब्लिक यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट्री नहीं, एक यूनिट्री भी होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैट्रिक्स जब बनता है तब। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वर्ड्स याद रखना है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। स्केलर मैट्रिक्स हर एलिमेंट बराबर भी हो गए, हैविंग ईच एलिमेंट, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या लगता है बाय नेम, यूनिट बोला है तो वन होगा। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है आइडेंटिटी, इसको डिनोट भी करते हैं आई से, याद रखना। ठीक है, ऐसा लिखते हैं आई एन क्रॉस एन, और अगर एन इक्वल टू 3 है, 3 क्रॉस 3 लिख रहा हूं तो 1 1 1 0 0 0 0। सर ये वर्ड आइडेंटिटी जो तुम सोच रहे हो वहीं से ही आया है, तुम्हें याद है? आइडेंटिटी एलिमेंट, या कभी तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि क्या ऐड करे कि वैल्यू सेम आए, उसको आइडेंटिटी, ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने? एडिशन प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर क्या ऐड करे कि वो ए बन जाए एडिशन में, इसको कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और पता है वो क्या होता है? जीरो। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि सेम आ जाए, उसको कहते हैं वन। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, तुमने बचपन में भी पढ़े हो अगर तो ये वर्ड वहीं से आ रहा है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी बन जाती है। व्हाट आई मीन टू से इज कि किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लीकेशन में बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में ओके, ए इंटू आई ए होता है। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को तो आई होगा। यही नहीं, ये कम्यूटेटिव भी होता है, आई इंटू ए भी वही होगा। कम्यूटेटिव मतलब ए बी इक्वल टू बी ए टाइप का, मल्टीप्लीकेशन में जो कम्यूटेटिव होता है ए बी इक्वल टू बी ए, जो बचपन में भी तुमने कम्यूटेटिव वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है, खैर आगे हम देखेंगे, ये तो बस एक आइडिया दे रहा हूं। एक और चीज मुझे बताओ जरा, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट लिया जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो वो डेफिनेटली वन आएगा, ये भी बहुत इजी है। एक और चीज, आई की पावर कुछ भी रख दो, कोई भी नंबर रख दो, वो इटसेल्फ आई रहेगा। क्यों? ये प्रॉपर्टी के कारण। ए को ही आई रख दो तो सर फिर तो ये तो आई इंटू आई आई होना चाहिए, तो आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और वो आई थिंक यू कैन डिराइव इट वेरी इजिली बाय दिस प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब हम पढ़ लेंगे ना तब तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि क्यों सेम होता है। बट याद भी कर लो, बहुत छोटी सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है ना। चलो खैर, तो आई रेस टू अगर मैंने 140 भी पूछा तो लेट सपोज क्या आएगा आंसर, आई, इस टाइप से। आगे बढ़े नेक्स्ट 11th टाइप पे, बोलो जल्दी। यस सर। चलो, तो अब 11th टाइप में क्या आएगा अपना, जीरो ऑब्लिक नल मैट्रिक्स। अब ये तो सभी होते हैं, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही सही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई होगा ये। पर एक खास बात है जीरो मैट्रिक्स ऑब्लिक नल मैट्रिक्स की, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी वैलिड होगा नल मैट्रिक्स तो। इसका मतलब तो ये जिसके हर एलिमेंट जीरो हो। अब इसको मैं स्केलर मैट्रिक्स वगैरह नहीं बोल सकता हूँ ऑब्वियसली। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, सब एलिमेंट जीरो है, किसी भी ऑर्डर में रखो, एक सिंगल भी हो ही सकता है जीरो मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1। जनरली हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, पर ये टर्मिनोलॉजी तो किसी में भी वैलिड हो सकता है, कितने भी ऑर्डर में, हर एलिमेंट जीरो हो, बस ये डेफिनेशन। मैं लिखवा नहीं ना, समझ जाओ, बहुत इजी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आते हैं अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, now what do you mean by singular matrix?
तो सिंगुलर मैट्रिक्स कुछ और नहीं, वो होता है बेसिकली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix whose determinant, a square matrix whose determinant is equal to 0, सिंगुलर। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0, मतलब एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर निकाला जाए, मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वैल्यू 0 आती है, उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये नॉन इन्वर्टिबल होते हैं। इसका दूसरा नाम एक और होता है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्यों, ये आगे मैं बता दूंगा इन्वर्टिबल एंड ऑल का मतलब क्या होता है, आगे सब पढ़ने ही वाला है। इसका एक और नाम होता है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स नहीं ले सकते हो तुम। इन्वर्स वही जैसा हमने फंक्शन में पढ़ा है वैसे यहाँ पे भी आता है। इनको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उनका इन्वर्स हम नहीं ले सकते, बस इतना याद रख लो। तो एक को नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर तो नाम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, जिसका दूसरा नाम ही क्या हो जाएगा मेरा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में इनवर्स का मतलब क्या होता है वो आगे देखेंगे, और उसकी यूटिलिटी इक्वेशन सॉल्विंग एंड ऑल में भी होती है, इसलिए भी हम पढ़ते हैं। उस इनवर्स एग्जिस्ट, बस इतना याद रख लो, जैसे 1 1 और 2 होता है ना फंक्शन के अंदर, वैसे ही उस इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ 1 1 और 2 नहीं होने वाला है, बस इतना याद रखना, जिसका डिटर्मिनेंट है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं बता दूं। इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो आगे मैं बताऊंगा, उसमें नीचे डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ए आता है। अब तुम समझ जाओ, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स का फॉर्मूला होता है, इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही होगा, बोलो ना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है गिवन मैट्रिक्स का। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब ये तो अपने बेसिक टाइप हो गए, अभी और टाइप्स आएंगे, पर उसके लिए अपन को ना कुछ ऑपरेशन समझने पड़ेंगे पहले, तब तुम आगे के टाइप समझ पाओगे। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं अपन दूसरे पार्ट पे, क्योंकि आगे के जो टाइप्स है ना वो ऑपरेशंस पढ़ लेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कैसे हम करेंगे, डिवाइड के बजाय यहाँ इनवर्स होता है, वही हम देखेंगे। जैसे अपन बोलते हैं ना उसमें भी ये क्या बोलते हैं, वेक्टर में डिवाइड कभी नहीं होता है, वैसे वहां पे तो फिर मल्टीप्लाई भी नहीं होता है, वहां तो हम डॉट और क्रॉस पढ़ते हैं इसीलिए। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स को समझने से पहले पहले तो एक नोट याद रखना, टू मैट्रिक्स या मैट्राइसेस लिख देता हूं, टू मैट्राइसेस कैन ओनली बी कंपेयर्ड, मुझे कंपेयर करना है अगर, तो एक कंडीशन होती है उसी में ही अपन कंपेयर कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को, कंपेयर्ड इफ दे हैव ऑब्वियसली क्या, सेम ऑर्डर। कंपेयर ही नहीं कर पाओगे वरना, अगर ऑर्डर ही अलग अलग है तो अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम दो मैट्रिक्स को बोल सकते हैं ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। ये सब चीजें तब आती है जब हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर की है। तो ये याद रखना, कंपैरिजन कब होता है मैट्रिक्स का, एक ऐसी नोट याद रख लो। ठीक है, चलो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे आएंगे, बट अब ये अगर समझ में आ गया तो इसी के नीचे एक और चीज भी समझ ही लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, दो मैट्रिक्स बराबर है तो बोलो जरा। सेम ऑर्डर तो ठीक है, बट इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जिसका हम ऑब्वियसली मैट्रिक्स मस्ट बी कंपेरेबल, कंपेरेबल मतलब ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। सर एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, दोनों रहेंगे तो सेम ऑर्डर का ही, मतलब एम क्रॉस एन, पर करस्पॉन्डिंगली सेम होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं इसके अंदर स्कूल एग्जाम्स में, 1 2 x 2 x 1 2 3 4, x बताओ क्या होगा,
फाइंड एक्स, क्या होगा आंसर? नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स ही नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि कंपेयर जब करोगे तो उस पोजीशन का उस पोजीशन के बराबर होना चाहिए। x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 4, दोनों साथ में ट्रू होना चाहिए। तो x 2 होगा कि 3 होगा? पॉसिबल ही नहीं, निकलेगा ही। नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, जिसके लिए वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। हर एक एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बस एक पार्ट को कंपेयर करके बोल दिया, सब बराबर होना चाहिए इक्वल में, याद रखना। हाँ, पर अपन उल्टा बोल सकते रिजेक्ट करने के लिए। अगर एक एलिमेंट भी बराबर नहीं है तो हम फटाक से बोल देंगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या मैट्रिक्स को? भले 50 cos 50 का भी बोल दिया हम। ये तो वैसे ही हो गया, गो बाय रिवर्स। हमने जैसे स्टार्टिंग में करा था सिमेट्री रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर एक गलत एग्जांपल मिल गया तो वो हमेशा गलत होगा। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन में बन सकता है ये दो मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं। तुम्हें सिर्फ एक गलत प्रूव करना है कि नहीं है बराबर, तो वो इन जनरल कभी नहीं हो सकता। खैर, ये तो इक्वल मैट्रिक्स की बात थी। चलो आगे बढ़े, आ जाए इस ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स पे। बोलो जल्दी से, बढ़े आगे। यस सर। एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन, बात तो एक ही। एडिशन की बात करो या सब्ट्रैक्शन की बात करो ऑफ मैट्रिक्स, तो एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली कंपैरिजन तभी हो सकता, कंपेरेबल तो होना ही चाहिए। कंपेरेबल तो ठीक है, खैर वो तो हम देख लेंगे, पर अभी मान लो ऐड भी करना है, तो अभी तो मैं ऑर्डर ऑब्वियसली सेम रखूंगा। कैसे करेंगे ऐड? बहुत इजी है। तुम्हें पता ना, ये एक स्टोरेज मेमोरी की तरह ही हो रहा है काम। अलग अलग लोकेशन है डेटा स्टोर करने का, उससे फील करते रहना। तो ऑब्वियसली अगर मुझे इनको ऐड करना है तो कैसे ऐड होगा? एडिशन का मतलब उस पोजीशन पे, उस लोकेशन पे एक और डेटा ऐड ऑन हो गया। मतलब A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21 और A22 प्लस B21। क्या इतना समझ में आता है? बोलो जल्दी से, तो क्या आपने ये B चीज? 2 आएगा लास्ट में। वो तो ऐसे चेक कर रहा था, मैंने सेम एलिमेंट ले लिया। सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं एक आध दो। चलो खैर, ये हो गया। इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो डेटा कम कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट के साथ कुछ। ये तो बहुत इजी हो गया, पर ये आना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन भी। ये वैसा ही है जैसे अपन नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स देखते थे। फिर तुमने वेक्टर क्रॉस, जब वेक्टर्स पढ़ा तो वेक्टर का एडिशन एंड ऑल, मतलब वो सेम ही चल रहा है, इसलिए ज्यादा टफ नहीं पूछ सकते हैं। मेंस लेवल और बोर्ड्स लेवल पे तो कुछ भी नहीं है ये, पर प्रॉपर्टीज बहुत बनती है एडवांस लेवल पे, ऐसा है। मेंस में भी बनती है, करेंगे भी। खैर, अब दूसरा, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया। दूसरा आता है अपना ऑपरेशन जो लगा सकते हैं अपन, वो है मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर मतलब एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है अपने को। जैसे कि मैंने लिखा k टाइम्स ऑफ a, नहीं ऐसे नहीं, a लिखा हुआ है अपना मैट्रिक्स, उसमें अगर मैंने k मल्टीप्लाई करा तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस पार्ट? इसका मतलब पहले तो ये बताओ, एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब तुम्हें पता है ए मैट्रिक्स को k टाइम्स ऐड करा है। ये मतलब होता है जैसे 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखा तो, इसका मतलब क्या हुआ जरा बताओ? हर एक पोजीशन पे अगर ये 3x3 का, ये लेट सपोज KA11, अरे 2x2 ले लेते, ये कौन लिखेगा इसमें? KA12, KA21, KA22, क्या यही होगा? मतलब ऐड ही तो कर रहे हैं अपन, तो वो एलिमेंट उतनी बार आ जाएगा। अब यही फर्क हो गया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में क्या होता था, याद है प्रॉपर्टीज? एक रो या एक कॉलम में से बाहर निकाल सकते थे, या अगर कोई अंदर जाएगा तो एक रो या एक कॉलम में जाएगा। बट यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ जाएगा वो, क्योंकि उतनी बार ऐड करने का मतलब क्या है वो समझ जाओगे तुम। और वहां डिटर्मिनेंट में एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलग होता था, दो सेम रो कॉलम होते थे और तीसरे को ऐड करते थे, तभी पॉसिबल था। तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर का मतलब है वो स्केलर हर एक में जाएगा,
या कॉमन निकालोगे तो सब में होना चाहिए, याद रखना। कॉमन निकालोगे मैट्रिक्स से कुछ बाहर तो वो सब में होना चाहिए, रिवर्स भी याद रखना। ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं k टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स ए, हाँ, उसका डिटर्मिनेंट पूछ लूं मैं तुमसे तो क्या होगा? सोच के देखो, बहुत इजी है, ऊपर ही बन रहा है फॉर्मूला, ये n क्रॉस n है। सर तो k k a का, स्क्वायर को ए का डिटर्मिनेंट। हाँ तो k बिल्कुल सही। स्क्वायर पर अब यहाँ पे क्या बोलोगे n क्रॉस n में? k रेस टू n इंटू डिटर्मिनेंट है। बहुत ही इजी प्रूफ है। ऊपर तुमने रखा ये k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसके आगे 2 डंडे लगाओ, डिटर्मिनेंट लगाना है, मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट लगाना है। तो अब क्या करोगे, इस पूरे का डिटर्मिनेंट लेना है, इस पूरे का डिटर्मिनेंट रो वाइज बाहर निकालेंगे और कॉलम वाइज बाहर निकालेंगे, किसी भी एक से निकाल लो, दोनों रो से के बाहर निकालोगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट लेना है। हाँ? तो उसका मतलब वैल्यू हो जाएगी अपनी k रेस टू n या k स्क्वायर टाइम्स टाइप से। ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं, जैसे 3a का होल डिटर्मिनेंट 3 रेस टू n इंटू डिटर्मिनेंट a, ऐसा होगा। ठीक है, देयरफॉर इफ मैंने तुम्हें दे दिया, मान लो डिटर्मिनेंट a तुम्हें दिया हुआ लेट्स सपोज -5, ठीक है, और ये 4 क्रॉस 4 का है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। हाँ बिल्कुल, 7 क्रॉस 7 का दे दिया ऑर्डर। ठीक है, तो तुम क्या मुझे 4 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्या होगा 6 रेस टू 7 इंटू डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो जो भी दे। ये मेरा आंसर। कोई डाउट? 1 से 2 मार्क का आता है भाई ये बोर्ड लेवल पे, सब सही कर लेना, इसको तो गलत मत करना। ठीक है, अब और ऐसी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स के साथ, वो बता देता हूँ। जैसे ए बी सी का होल डिटर्मिनेंट लेना है तो हम डिटर्मिनेंट अलग अलग कर सकते हैं, याद रखना मैट्रिक्स में। ऐसे अगर मैं दे दूं ए बी सी बाय डी, सर डिनोम ये मैट्रिक्स तो नीचे डिवाइड नहीं हो सकते, वो डिटर्मिनेंट वाइज बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाते हैं इसलिए वो वैसा दिया हुआ है, वरना मैट्रिक्स कभी डिवीजन में नहीं जा सकते। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज विद मैट्रिक्स याद रखना, और वो के ए का होल डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इस पे भी। अच्छा, ए रेस टू आर का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए की पावर आर लिख सकते हैं इस लॉजिक से? तो बिल्कुल, ए को आर टाइम्स मल्टीप्लाई किया, के ले लेते हैं इसको, तो ऑब्वियसली मैं के टाइम्स मल्टीप्लाई थोड़ा करूंगा मैट्रिक्स ए को फिर डिटर्मिनेंट, मैं पहले डिटर्मिनेंट ले लूंगा फिर पावर के कर लूंगा। रीजन हम अलग अलग कर सकते हैं, ये लॉजिक से हम बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ एक और चीज ये भी बता ही दूं, इन जनरल ओके, और क्या है, 2 मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन का डिटर्मिनेंट लेना है तो क्या नहीं होता है इन जनरल, जैसे मॉड में अपन बोलते थे वैसे डिटर्मिनेंट में भी वही हो रहा है। इन जनरल क्यों बोल रहा हूं? अरे भाई किसी ने बी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से ले लिया तो फिर तो हो जाएगा, इसलिए। तो इन जनरल डिटर्मिनेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट नहीं होते, किस में सेपरेट होते हैं? प्रोडक्ट डिवीजन पावर में। हम सेपरेट कर सकते हैं, कोई डाउट? एबीसीडी मैट्रिक्स है ना? हाँ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ओके। ये सब मैट्रिक्स है, कोई स्केलर नहीं है। मैं कैपिटल हमेशा वैसे लिखूंगा, स्मॉल जनरली मैं स्केलर्स या वैसे करता हूं, जैसे ये के यहाँ पे क्या था, के यहाँ पे स्केलर है, मैंने ऊपर लिख दिया था, याद रखना मैट्रिक्स है कि स्केलर है, याद रखना। ये सब क्या एबीसीडी मैट्रिक्स है, तो स्केलर जब मल्टीप्लाई करते अलग हो जाएगा, पता चला ये नहीं लिख सकता ना मैं के इंटू ए, के ए, ना 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 ना, ये नहीं, के स्केलर अलग हो गया, मैट्रिक्स अलग हो गया। ओके चलो खैर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही बेसिक था, हो गया। इसके बाद आता है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या तुमने डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन वाला चीज पढ़ा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? टोटल 6 तरीके बताए होंगे उसके अंदर, अगर तुमने पढ़ा हो तो।
यहाँ पे 6 तरीके नहीं है, बस एक तरीका। मैंने शायद कहा भी था कि उसमें से एक रो बाय कॉलम के याद कर लो, क्योंकि वो मैट्रिक्स में भी वही काम आता है, ऐसा कहा था उन लेक्चर्स में, तुमने देखा हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ लेते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा फिर तुम्हें और अच्छे से। रो बाय कॉलम, हम बात कर रहे हैं रो बाय कॉलम की, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं होता है मैट्रिक्स में, ओनली वन वे। ठीक है, मैट्रिक्स की तरह, वो डिटरमिनेंट की तरह 6 तरीके नहीं है, नहीं 6 कितने, 4 तरीके, कितने थे? रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम, ये 4 तरीके। 4 तरीके थे। ठीक है, और वो क्यों होता था सेम? क्योंकि वहां मैट्रिक्स को हम बदल सकते थे, ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज करने से भी फर्क नहीं पड़ता था, और वो फ्लिपिंग फ्लॉपिंग एंड ऑल। पर यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो अलग मैट्रिक्स बन जाता है। अपन ने स्टार्टिंग में देखा था डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के अलग अलग हो जाते हैं, और वो मैट्रिक्स अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट स्टोर है, अगर वो बदल गया तो मैट्रिक्स अलग हो जाएगा। तभी तो अपन ने वहां पे फैक्टोरियल लगाया था। जब अगर एलिमेंट्स अलग अलग है तो कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएंगे डिफरेंट ऑर्डर के? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला के फैक्टोरियल। इसलिए क्योंकि जिस पोजीशन पे एलिमेंट अलग, तो वो तो फिर मैट्रिक्स ही अलग हो जाएगा, बात ही खत्म। इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। चलो, रो बाय कॉलम मतलब, एक चीज पहले तो ये समझ लो, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ। मैंने लिखा ए एम क्रॉस एन, ओके। कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसको लिख रहा हूँ पी क्रॉस क्यू। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, हर बार मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई तभी कर सकता हूं जब, बताता हूं, ये m क्रॉस q का बनेगा और n इक्वल टू p होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से कनेक्ट नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनको वैसे ही छोड़ के रखना पड़ेगा, ऐसे मैट्रिक्स पड़े रहेंगे। अगर उनको मल्टीप्लाई करना, जो भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ओके, प्रायर पोस्ट। अभी जैसे हम बोलेंगे बी के प्रायर मल्टीप्लिकेशन किया गया है, किससे? प्रायर मतलब पहले, मल्टीप्लिकेशन किससे किया? ए मैट्रिक्स से। उसी तरीके से ए के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? ए के पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाइज किया गया, क्या? बी मैट्रिक्स को। अब कंडीशन क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to what? Number of rows of second matrix. क्यों? अब क्योंकि रो बाय कॉलम कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, जरा इसको एक बार समझते हैं, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके कॉलम्स इसके रोज के बराबर होना चाहिए, और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का रहेगा? ये क्या बता रहा है एम क्रॉस एन? क्यों? जो मैं ए बी लिख रहा हूं उसके अंदर रोज कितनी होगी? n ए के रोज के बराबर, और उसमें कॉलम्स कितनी होगी? बी के कॉलम्स के बराबर। तो अल्टीमेटली ये तो वैसे ही नहीं हो गया ट्रांजिटिव टाइप, ए बी बी सी तो ए सी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उल्टा मत कर देना सी है। जैसे हमने वेक्टर वगैरह में भी तुम्हें बोला था, जैसे ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन टाइप से, तब भी हमने वो चीज देखी थी। मतलब अगर मैं लिखता हूँ ये 2 क्रॉस 3, बी को लिखता हूँ 3 क्रॉस 5, तो क्या हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद? 2 क्रॉस 5, इस टाइप का। ये याद रखना, कई बार वो बोलते थे कब डिफाइंड होगा मल्टीप्लिकेशन, हम कर सकते हैं, और एक आध अननोन रख देंगे, तो ऑर्डर्स तुम निकाल सकते हो करेस्पॉन्डिंगली, उस टाइप से। करते कैसे मल्टीप्लाई, अब वो देखें। तो ऑब्वियसली मुझे पहले के कॉलम्स दूसरे के रो के बराबर रखने पड़ेंगे। तो अभी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेना चाहता, वो तो तुमने डिटरमिनेंट में भी देख लिया होगा। अपन अभी अलग अलग रखते, चलो 1 2 -1, मैं A11 करके नहीं बता रहा हूँ यार, ठीक है, समझ लेना तुम इसको। 4 5 तुम बोलोगे तो मैं उसके थ्रू भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये कितने का रखा भाई? 3 क्रॉस 2 का। कॉलम्स कम ही रखे, थोड़े थोड़ा कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 2 क्रॉस का बनेगा। कितने का ले ले? 2 क्रॉस 3 ले ले, ये ले लेते। तो कितने का आना चाहिए? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए 3 क्रॉस 3 का। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं कोई नंबर का, 5 0 -1 -1 2 1, ये ले लिया। ठीक है, अब कैसे लिखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स को?
पॉसिबल तो है, कितने ऑर्डर का बनेगा ये भी कंफर्म है, 3x2 2x3, तो ये कितने का बनेगा अपना, 3x3 का बनेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे अब, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे पहला पोजीशन कौन सा होगा अपना, A11, देखो मैं बताऊंगा अभी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मान लो मुझे A11 निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम का मतलब क्या है, A11 अगर मुझे निकालना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लोगे, रो फर्स्ट रो, और दूसरा भी 1 है तो सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेना, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा वाला रहता है, फर्स्ट कॉलम। इसलिए तो वो कॉलम अभी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्यों जरूरी है, मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें समझ में आ जाएगा, वरना तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाओगे, खुद ही फंस जाओ। मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंगली और ऐड करके लिखना है, तो अब कैसे लिखूंगा देखना। अगर मुझे A11 लिखना है तो बताओ क्या होगा, पहली रो उठाओ इसकी और इसकी क्या उठेगी, पहली कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंगली, हाँ, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा ये 5 - 2 = 3। समझ में आया, पहला एलिमेंट समझ में आया। चलो दूसरा बताओ, अब फिर एक साथ इकट्ठे लिख के तुम्हें बताना। 3 2 बताओ, अब 3 2 में क्या होगा बताओ, 3 2 में थर्ड रो बाय कॉलम वर्ड बस याद रखना, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू -1, फिर सेकेंड कॉल ओ सॉरी 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 सॉरी, चेक कर रहा था, ये होगा, तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो क्या पूरा लिख के बताओगे एक बार खुद, जरा बताओ जरा क्या बनेगा, कोई भी करो ट्राई। ऐसे 3x3 होता, 3x3 होता तो वो लंबा जाता, और ये डिटरमिनेंट में तुमने करा होगा। पहला तो मैंने निकाला वही 3 3 2 भी मुझे पता है कितना है वो 10, बाकी बताओ जल्दी से करते जाओ। A12 निकालना है, पहला रो लो दूसरा कॉलम लो, तो 0 प्लस 4, 2 इंटू 2 4। A13 पहला रो थर्ड कॉलम -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 1। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंगली करना, -1 इंटू 5 3 इंटू -1 -8। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 ठीक है, हाँ सेक ये कितना आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम 6। 6 सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 4 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम, याद रखना इसका मतलब क्या होता है, एक बार फिर से लिख देता हूं, थर्ड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को करस्पॉन्डिंगली हम मल्टीप्लाई करके एड अप करते जाएंगे, 2 का मतलब सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, पहला फर्स्ट का दूसरा सेकंड मैट्रिक्स का बताता है। ओके, अब मत बोलना, और डिटरमिनेंट में तुमने देखा भी है। चलो फटाफट बता दो, A31 क्या बनेगा 20 -15, और आखिरी बचता है A33 1 4 -4 प्लस 5 1। चलो ये हो गया, और ये कितने ऑर्डर का बन गया मेरा 3x3 का। क्या ऐसे ही तुम स्क्वायर मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन कर लोगे कि वो भी सिखाऊं, वो तो तुमने डिटरमिनेंट में देख भी लिया होगा, आगे बढ़ सकते हैं आप, जवाब सर दो। ऐसा केस में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है अगर लोअर कॉलम इक्वल ना हो दोनों के? नहीं कर पाओगे ना अगर ये बराबर नहीं है, तो मतलब ये इसी हाँ कंडीशन में लगेगा, क्यों, तुम खुद नोटिस करो बेटा, हाँ इतना सर वो इजी मैच है, नहीं होगा, पता चला। नहीं कर पाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे, अगर इसमें तुमने 2 ही छोड़ दिए तो पहला करोगे तीसरा करोगे, तीसरा कहां से लाओगे, इसलिए तो बोला वो पॉसिबल ही नहीं, तभी तो, वरना ये सब क्यों लिखा था, ये कंडीशंस क्यों बनती सब, हाँ कंडीशन का मतलब ये है कि ओनली तभी पॉसिबल है।
चलो खैर, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन पे। अब मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, तुमने डिटर्मिनेंट के भी देखना, उसमें भी दिए हुए हैं। पर वहां पे 4 तरीके से होता है, और वहां पे भी मैंने इसलिए बोला था कि रो बाय कॉलम वाले याद रखो, ताकि मैट्रिक्स में भी वही याद रहेगा। प्रायर पोस्ट का मतलब मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अब ऑपरेशंस ये सब देख लिए, अब इनका यूज करते हैं अपन फॉर्मूला के थ्रू। अगर मैंने लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ऐसे दो मैट्रिक्स है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जिनको तुमने क्या करा है, जैसे मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर तो a डॉट ए लिखते थे, वैसे यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करा है। अल्टीमेटली बचपन में तुमने जब स्केलर्स को भी करा था, ये स्केलर नहीं है, मैट्रिक्स है, याद रखना। तो स्केलर्स तो डायरेक्ट तुम्हें पता ही है, ये मैट्रिक्स है। ओके, तो क्या करोगे, 2 बार लिखा होगा, फिर करा होगा एक एक करके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या कर देते थे स्केलर में, बताओ? ए बी और बी ए को बराबर कर देते थे, 2xy प्लस वाई स्क्वायर करके लिख देते थे। बट मैट्रिक्स में नाउ इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल वो तभी होता है जब तुम्हें बोला जाए कि मैट्रिक्स क्या है, कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में होता है कम्यूटेटिव, बट मल्टीप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट में नहीं होता है। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इन जनरल किसी केस में हो सकता है, याद रखना। तो आगे इसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यही अटक गया ये तो अगर मैं तुमसे ए प्लस बी होल क्यूब भी पूछता हूं तो क्या लिखोगे उसको? 3 बार मल्टीप्लाई, और उसको जो बनेगा वैसे ही रख दो। ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस ए पॉसिबल है, पर ए बी इक्वल टू बी ए हम इन जनरल नहीं लिख सकते। लिख के बताऊं क्या ए प्लस बी होल क्यूब भी पूरा, कि समझ गए? समझ गए थे। लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा, अब तुम लिख लेना ना यार। इसका मतलब देयरफॉर ए स्क्वायर बी इन जनरल इज नॉट इक्वल टू बी ए स्क्वायर, तभी तो प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी। इज नॉट इक्वल टू ए बी ए, तभी तो वो 3 टाइम्स आता है, और वो जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये कोई भी बराबर नहीं है, याद रखना। या एक और भी लिख दो, बी ए ए, वैसे तो नहीं, वो बी ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है रे, वो मत लिख देना। ये 3 बराबर नहीं, इसलिए वो 3 टाइम्स नहीं हो पाया। अब तुम समझ गए होगे वो 3a स्क्वायर भी कैसे आता है। उन तीनों को अलग अलग ही लिखा हुआ रहने देंगे, कम्यूटेटिव नहीं होता है। इन जनरल लिख लेना, a कॉमा बी आर नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, जब तक दिया नहीं जाए। कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन में तो होता है, हम बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन में तो होता ही। तो देना जरूरी है। अगर ए और बी कम्यूटेटिव दे दिया, सिर्फ कम्यूटेटिव दिया, मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखा, तो भी बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि वो मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, क्योंकि एडिशन में तो होता ही है इन जनरल अगर दे देता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर इफ, अगर मान लो दे दिया ए बी ए कॉमा बी आर कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, या सिर्फ लिख रहा हूं कम्यूटेटिव, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी ए, अर्थात अगर ए बी बी ए के बराबर हो गए तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आर वैलिड? सोच के बताओ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्यों? यही देख लो, ए स्क्वायर बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी है, बी ए स्क्वायर। अब बी ए स्क्वायर का देखना, हाँ मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख दिया बी इंटू ए इंटू ए। ठीक है, अब बी ए को क्या लिख सकता हूं बताओ? बी इंटू ए लिख लिया, बी ए को मैंने ए बी लिख दिया, ए बी ए बन गया। ओ सॉरी, लो ए बी ए बन गया। अब ए बी ए कहां से आया वो देख लो, ये रहा, बराबर हो गया। ये सब बराबर हो जाएंगे, सब आइडेंटिटीज वैलिड हो जाएगी। मैंने जब बी ए स्क्वायर लिया तो मैंने उसको बी ए लिखा, फिर उसको पलट दिया बी ए और ए बी को। अब और क्या करूं, इस बी ए को फिर से बदल दो। वाह क्या बात है, ए ए बी, और ये क्या बन गया अपना, इसके बराबर हो गया सेम। इसका मतलब ये सब बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब सब आइडेंटिटीज वैलिड हो जाएगी जो अलजेब्रिक में तुमने पढ़ी है, मैट्रिक्स में भी। बस वो दोनों मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मत ऐड कर देना। मैट्रिक्स प्लस टू, मैट्रिक्स प्लस टू कुछ नहीं होता है, 2 टाइम्स ऑफ आई होगा, फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी बता दो। ठीक है, हाँ एक और चीज नोट, सेम मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होती है। अब वो तो होगी ना,
अरे ए इंटू ए को तो ए इंटू ए लिख ही सकते हैं, कम्यूटेटिव, वो तो बहुत इजी है। ठीक है, दूसरा, मैट्रिक्स आर कम्यूटेटिव विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने पहले देखा था, वो देखो हमने लिखा था ए इंटू आई इंटू ए सेम ही होता है, और वो किसके बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है, हमने देखा भी था। ठीक है, तो आइडेंटिटी के साथ हर एक मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है, याद रखना। कभी तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिखे A+3, वो A+3 नहीं है, याद रखना। A+3 हो सकता है क्या कुछ, नहीं, तो क्या होगा, बेसिकली प्रिंटिंग एरर होगा, वो A+3 आए, ये याद रखना। ठीक है, और अगर मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है अब तो तुम कर सकते हो, A इंटू 3i, चलो मल्टीप्लाई करना है, A इंटू 3i, स्केलर को तो बाहर निकाल दो, A इंटू आई ए हो जाएगा, तो वो 3 ही है। A+3 कुछ नहीं होता है, A+3i होता है, याद रख। उसी तरीके से A इंटू 3i मतलब 3 इंटू आई, और A इंटू आई मतलब कम्यूटेटिव होता है, A के साथ आए वो सब याद रखना, A और I दोनों हमेशा कम्यूटेटिव होते ही है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे वो थोड़ी बहुत आइडेंटिटी बताओ जरा, बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा रिकैप कर ले, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, x प्लस वाई की पावर n, वो सब वैलिड हो जाएगा, उतनी बार एड अप हो जाएगा, nc नॉट क्या लिखते थे, x की पावर n, a की पावर n, nc1 e की पावर n-1 टाइम्स ऑफ b, nc2 a की पावर n-2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, कहां तक जाएगा ये, ncn b की पावर n, यहां तक जाएगा। तो सर अगर ऐसा लिख दिया i प्लस ए, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n होता था, तो क्या लिखेंगे, nc नॉट, i की पावर n तो क्या होता है, i को a से भी मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा, पर यहाँ पहले में i लगाना पड़ेगा, ये i मत भूल जाना। ठीक है, उसके बाद लिखते रहो nc1, i के साथ जो भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a, दूसरी टर्म बढ़ती ना एक एक करके, वो पहला i है, बस उतना याद रखना, बाकी तो सब ठीक है, और बाकी में तो लगाने की जरूरत है नहीं, ncn a की पावर n, तो ये अपना बाइनोमियल होगा, और अगर बाइनोमियल आ गया तो होल क्यूब वगैरह तुम सब कुछ ऑपरेशंस लगा ही सकते हो। आगे बढ़े, बोलो जल्दी से, ये मैं लिख देता हूँ, डोंट फॉरगेट, इसलिए वो मैंने पहले ही बता दिया कि A+3 जैसा कुछ नहीं होता है। ओके, क्या आगे बढ़ सकते हैं, जवाब दो। यस सर। ठीक है, एक और चीज होती है पता है, ये जो इनवर्स लिखा था ना, इनवर्स आगे जाके मैं इनवर्स बताऊंगा, पर साथ में वो अभी लिखवा ही देता हूँ, इनवर्स कहाँ पड़ा, ये रहा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का पता है सिंबल क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को ये लिखते हैं, जैसे ए का इनवर्स निकालना है तो उसको ए इनवर्स करके लिखेंगे, ऐसा, जैसे एफ इनवर्स होता है वैसा ही, ये 1/a नहीं है, याद रखना, 1/a नहीं होता है, ए इनवर्स। ठीक है, मैट्रिक्स नीचे जा ही नहीं सकता है, वो ए इनवर्स ही है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विथ इट्स मैट्रिक्स वो भी वही होता है, कम्यूटेटिव, ए और ए इनवर्स भी ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, आगे जाके मैं लिखवाऊंगा अभी, कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए, और हाँ एक और चीज, ए इंटू ए इनवर्स को हम ए इनवर्स इंटू ए भी लिख सकते हैं, और वो क्या होता है, आई के बराबर, और ये सब तुम मैट्रिक्स बना बना के प्रूव भी कर सकते हो, बस मैट्रिक्स का इनवर्स सिखा दूंगा मैं, तब तुम खुद प्रूव भी कर सकते हो, पर प्रूव नहीं करना है, बोर्ड्स में भी लगाओ, बिंदास लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और इसीलिए ये दोनों बराबर होते हैं, और वो आई के बराबर ही होता है, ये भी याद रखना, ये याद रखना कि ए इंटू इनवर्स हमेशा आई के बराबर होता है, आइडेंटिटी। और इनवर्स याद रखना सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर, जैसे मैंने बोला, मतलब डिटर्मिनेंट आया तो ये मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। ठीक है, चलो खैर, अब हम आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसपे बने हुए हैं आईआईटी जेई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक बहुत बेसिक सा फंडा है, मतलब बेसिक सा पॉइंट है जिसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसा, तुम खुद दिमाग लगाना, इफ a into b, if
A इंटू बी को मैंने जीरो मैट्रिक्स के बराबर लिखा, इफ A इंटू बी को मैंने जीरो मैट्रिक्स, जीरो मतलब क्या हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ये जीरो वैल्यू नहीं है, याद रखना, ये जीरो वैल्यू नहीं है, याद रखना, जब भी मैट्रिक्स के साथ लिखा है नॉट अ वैल्यू, वो मैट्रिक्स होगा, याद रखना। और वही अगर मैं डिटर्मिनेंट लेके लिखूंगा, अगर डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू जीरो लिखता तो जीरो क्या होता, फिर जीरो वैल्यू, ठीक है, मैट्रिक्स वाइज लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं ए इंटू बी जीरो, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स किसके बराबर आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। ऐसा हो सकता है, पहले तो ये बताओ, हाँ हो सकता है, पर कब कब होगा, बताओ कब कब ए होगा, या फिर भी खुद ही एक जीरो मैट्रिक्स हो, या तो ए खुद जीरो मैट्रिक्स हो, या बी जीरो मैट्रिक्स हो, या ए भी जीरो मैट्रिक्स हो, बी भी जीरो मैट्रिक्स हो, या ऑल्सो बोथ नॉन नल मैट्रिक्स हो, तब भी पॉसिबल है। कैसे, अरे प्रोडक्ट करके आ सकता है, एग्जाम्पल, अब तुम बोलोगे एग्जाम्पल दो, तो लो बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकता हूँ मैं वैसे 1 तो, 0 0 1 0 हाँ माइनस कोई सा भी ले लो, ये ले लो -1 और ये जीरो, खुद ही बना सकते हो। 2x2 बहुत इजी होता है, 3x3 के थोड़े से रहते हैं, सोचना पड़ता है, पर 2x2 तो बहुत इजी है। हो 1 गया, 1 1 -1 0 बिल्कुल, ये भी जीरो, 0 ये भी जीरो, ये भी जीरो, हो गया, 1 -1 0 0 perfect। हो गया, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, ये जीरो मैट्रिक्स कैसे हुआ, तो क्या ये भी एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, ये भी नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो अगर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। पर एक खास बात है, और यही खास बात को हमें समझना है, जो जेई कई बार यूज कर चुकी है, इसका प्रूफ लॉजिकली भी होता है, बट अभी मैं वो प्रूफ नहीं बताऊंगा, तुम सोचना कैसे प्रूव होगा। तुमने एक चीज नोटिस करी, तुमने जो एग्जाम्पल लिया, तुम जो कुछ भी एग्जाम्पल सोचोगे, अगर तुम दोनों नॉन नल ले रहे हो, तुमने एक चीज नोटिस करी कि ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट कितना बन रहा है, दोनों का जीरो। मतलब अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो समझना, क्योंकि जब हम ऐसा लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू जीरो, मतलब क्या बोलेंगे बताओ, एटलीस्ट वन मस्ट बी जीरो, यही बोलोगे ना डिटर्मिनेंट वाइज, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो दिया हुआ है तो एटलीस्ट वन डिटर्मिनेंट मस्ट बी जीरो। चलो, अगर ये तुम्हें अच्छे समझ में आता है, ये डिटरमिनेंट वाइज है और वो मैट्रिक्स वाइज था, वैल्यू वाइज तो तुम्हें पता है, तो स्केलर है, वैल्यू तो एक स्केलर होता है, डिटरमिनेंट एक स्केलर वैल्यू होता है, याद रखना। तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स जीरो वाई जीरो, या दोनों जीरो, एटलीस्ट वन मस्ट बी जीरो। देयरफॉर अब जो एक पॉइंट है वो याद रखना है, और इसको हम लिखेंगे रिमेंबर, कभी मत भूलना, इस पे बहुत सवाल बने, क्योंकि इफ ए बी इक्वल्स टू जीरो, अगर ए बी जीरो के बराबर लिखा मैंने, देन कंडीशंस क्या क्या बनेगी, या तो ए जीरो होगा, ठीक है, ए मैट्रिक्स जीरो हो जाएगा, अगर ए मैट्रिक्स ही जीरो हो गया तो बी एनी बोलेंगे ना, कुछ भी हो सकता है, एनी, नल हो नॉन नल हो, जो लेना है लो, ए को जीरो मैट्रिक्स ही कर दिया मैंने, जीरो मैट्रिक्स करा है, डिटर्मिनेंट नहीं बोला कुछ। दूसरा, बी जीरो कर दो और ए कैन बी एनी, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। अब तीसरा आता है, ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स वाइज बोल रहा हूं, बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, स्टिल ए बी इक्वल टू जीरो बना है, देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट बी इक्वल्स टू जीरो, दोनों का जीरो होना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट तो एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट क्या, दोनों मस्ट बी, ठीक है,
इसका प्रूफ क्या होगा ये तुम सोचना, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। वो इनवर्स वगैरह जब पढ़ लोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, अभी नहीं बनेगा एक्चुअली। इनवर्स पढ़ने के बाद इसका प्रूफ बहुत इजीली हो जाता है, छोटा सा इक्वेशन ही है, बट ये अभी याद रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर इफ टू non-null matrix are multiplied, ठीक है, which is equal to जीरो मैट्रिक्स दे रहा है। नॉन नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा तो जीरो आया, इसका मतलब देयरफॉर ये भी जीरो होगा एंड ये भी जीरो होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया इफ एट ऑल ए बी इक्वल टू जीरो तो है एंड डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, अब क्या समझ में आएगा इससे? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बताओ, बी जीरो है। बी एक खुद नल मैट्रिक्स है, तभी ऐसा हो सकता है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज हो गया ये। एक तरफ डिटरमिनेंट की बात कर रहे हो, एक तरफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, याद रखना। वही चीज को थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा हूँ। आई होप तुम ये पॉइंट याद रख लोगे। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्या टाइम हो पॉइंट्स रहा हो, है भाई? 11:30 हो रहे कौन का माइक ऑन है रे? हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट लिखना, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे, बोलो यस जल्दी। सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, कितने टाइप हो गए थे अपने? ऑपरेशन सब समझ में आ गए तो फटाफट एक आध दो और करके फिर वाइंड अप करेंगे। अपने टोटल टाइप हुए 13 थे 13 टाइप्स हो गए थे शायद। अब आएगा अपना 14, फटाफट दो तीन और देख लेते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? तो इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और मैट्रिक्स इटसेल्फ आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो मैट्रिक्स किस टाइप का है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एग्जांपल ले लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगा। जैसे और भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। तो अगर तुम्हें पता करना है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, अगर सेम बन जाए, सेम मतलब इक्वल, एक भी एलिमेंट अलग हो गया तो आइडेम्पोटेंट नहीं होगा, इतना दिमाग लगा लेना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू जीरो अगर मैं लिखता हूं, एक तरफ ले गया, तो a इंटू ए माइनस आई करके लिख दूंगा। तो a क्या हो जाएगा? एक तो जीरो मैट्रिक्स, और a क्या हो जाएगा दूसरा? i। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं एक्चुअली में? नहीं। अभी तो बताया ऊपर, ये मैट्रिक्स है, और दो चीज का जीरो का मतलब ये नहीं कि एक जीरो और एक वो, वैसा कुछ नहीं। ये तो वैसे ही अपना क्वेश्चन बन गया। अब a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, और फिर तुम्हें पता है क्या क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस वो ए जीरो मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स के लिए जरूरी है, बिल्कुल नहीं। वेर बी क्या है अपना? ए माइनस आई, याद रखना। इस टाइप से बस वो एक पॉइंट बन रहा है, और अपन ने पिछले उसमें देख चुका है कि इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। बट एक चीज यहां से हम जरूर बोल सकते हैं, बताओ क्या? अगर अपन मॉड ले लें, मॉड प्रोडक्ट में तो अलग अलग हो जाता है। मॉड मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट, टेक डिटर्मिनेंट। तो तुम्हें डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ मिलेगा, बताओ क्या? ए इंटू ए माइनस आई इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो या तो डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा, या डिटर्मिनेंट आई ए माइनस आई जीरो होगा। क्या ऐसा बोल सकता हूं? और इतना क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से अगर अपन देखें, तो अगर अपन अब दूसरा पॉइंट बात करें, यहीं पर ही अगर अपन दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, स्क्वायर किया, अब एक तरफ कर दिया, अब तो ये वैल्यू ही है, 1 लिखना, हाँ आई मत लिख देना। तो या तो डिटर्मिनेंट 0 होता है या तो 1, मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या क्या हो सकता है, कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, बोलो। 0 या 1। 0 या 1, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0/1 होता है। पर हाँ, ऐसा नहीं कि जिस किसी का भी डिटर्मिनेंट 0/1 है वो आइडेम्पोटेंट होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, अब ये बहुत काम की प्रॉपर्टी ऐसे बन जाती है कि जैसे अगर मान लो मैं तुमसे ए अगर तुम्हें दे दिया आइडेम्पोटेंट, अगर ए मैंने दे दिया आइडेम्पोटेंट है, तो ए रेस टू 4 निकालना है, तो ए रेस टू 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, या ए रेस टू 5 भी निकालना है, चलो हम कोई भी पावर निकाल सकते हैं, ए रेस टू 5 भी निकालना है, तो उसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, ए स्क्वायर तो ए हो गया, ए स्क्वायर भी ए हो गया, ए क्यूब जिसको फिर से अपन ए स्क्वायर इंटू ए में तोड़ेंगे वो फिर से ए हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर से बन जाएगा और फिर से मिलके क्या बन जाएगा, ए। इसका मतलब ए रेस टू के ए के ही बराबर हो जाता है अगर वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो इससे तुम समझ रहे हो अपना जो एक्सपांशन था, याद है, आई प्लस ए की पावर एन, अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ए और आई कम्यूटेटिव तो होता ही है, तो मैंने बता ही दिया था हर एक मैट्रिक्स आई के साथ होता ही है। इसको एक्सपांड कैसे करोगे फिर, एनसी नॉट आई प्लस, अब देखो क्या ये समझ में आता है, NC1 प्लस NC2 अप टू NCN बेसिकली ए के ही बराबर होगा, बताओ, टाइम्स ऑफ ए। क्या ये चीज क्लियर है, बोलो जल्दी। यस सर। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी बाइनोमियल याद है तो इसको लिखते हैं 2n होता है NC0 से लेके NCN तक का सम, अगर तुम्हें याद है तो ये बन जाएगा अपना। तो i प्लस ए, मतलब बहुत कुछ अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस एक तुम्हें वर्ड दे देंगे एग्जाम में, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन क्वेश्चन बनेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया तुम्हें, इसको तुम याद भी रख सकते हो, तरीका याद रख सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले में ये यूज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर 14th वन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट 14th के बाद इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, अब इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन होती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यहाँ पे ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाए। अब आइडेंटिटी का मतलब तुम्हें पता है, डायगोनल में 1 बाकी सब 0, तो अगर एक भी गलत हो गया, नहीं बन रहा है, आइडेंटिटी से दिख गया, तो वो पक्का नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें मैट्रिक्स दे देंगे, एक मैट्रिक्स दे दिया, बताओ ये आइडेम्पोटेंट है कि इनवॉलेंटरी, तो रिजेक्शन वाइज जाना कि अगर ये चीज हट गई तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेशन, तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, हाँ इसमें जो ए रेस टू के ए लिखा था, ये के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, हाँ फ्रैक्शनल या कुछ भी मत ले लेना, रूट है कुछ भी मत लिख देना, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अब ये कैसे काम आ सकता है, तो चलो पहले दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ। डिटर्मिनेंट आए तो हमेशा 1 होगा, स्क्वायर बाहर निकल सकता है डिटर्मिनेंट से, ये 1 हो गया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, +-1, ये मैं सोचना वो मॉड है, डिटर्मिनेंट है। तो बेसिकली इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, बोलो, इधर 1 और -1, एक साथ दोनों नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा ऑब्वियसली, ये होगा। पर कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी। हाँ, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 नहीं है तो पक्का बोल सकते ना वो इनवॉलेंटरी नहीं होगा, बताओ जरा।
if any matrix has determinant not equal to plus minus 1 implies वो मैट्रिक्स कभी भी इनवॉलेंट्री नहीं हो सकता ना, बोलो Yes, जल्दी। sir. ये तो समझ में आता होगा, वो प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हुई तो वो गलत हो गया, पर प्रॉपर्टी वैलिड है तो वो डेफिनेशन नहीं है। ए स्क्वायर आई जरूरी है, बस ये याद रखना। कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि वो हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, इतना तुम समझ जाओगे। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, अच्छा इनवॉलेंट्री में एक चीज और होती है, बस लिख लो अभी, जब इनवर्स हम नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी होगी आफ्टर दिवाली तब मैं तुम्हें बताऊंगा वो चीज। ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ओके। मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, देखो प्लस माइनस 1 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनवॉलेंट्री दूसरी प्रॉपर्टी इसकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही होगा, हमेशा नॉन सिंगुलर है? बताओ, ऐसा बोल सकता हूं? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोल सकता हूं? हाँ. क्योंकि वो नॉन सिंगुलर ही होगा, डिटरमिनेंट कभी उसका जीरो हो नहीं सकता। इसलिए अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन ए स्क्वायर इक्वल टू आई में, अब देखना, मल्टीप्लाई करता हूं ए इनवर्स से, प्रायर करूं या पोस्ट करूं बात एक ही है। क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो क्या होता है? Commutative. कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। वो लॉजिक सब याद रखना, बहुत इजी है, बस बेसिक टर्मिनोलॉजी इसी और कुछ नहीं है इसमें, पूरा चैप्टर ही ऐसे ही चलता है। तो देखो, अब सबसे पहले ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स लिखा इक्वल टू आई। कम्यूटेटिव होगा तो ए स्क्वायर के साथ भी कम्यूटेटिव होगा, इसको तोड़ दो, ठीक है। कम्यूटेटिव याद रखना, ए रेस टू के और आई भी कम्यूटेटिव ही है, ए और आई जरूरी नहीं, ए रेस टू के और आई भी कम्यूटेटिव होता है। ए रेस टू के और ए इनवर्स मतलब आई तो होता ही है, ये भी कम्यूटेटिव होंगे। ए स्क्वायर और ए इनवर्स सब कम्यूटेटिव है, तुम खुद डिराइव कर सकते हो। ए इंटू ए इनवर्स गया, आई हो गया, इधर भी तो मल्टीप्लाई करें, ये मैंने करा नहीं यहाँ पे, इसको लिखो ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इंटू आई तो ए ही होता है, ये तो प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो इससे क्या आ गया, आगे जाके हम इनवर्स जरूर पढ़ेंगे, पर तुम्हें एक चीज समझ में आ गई क्या, कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई भाई यहाँ पे। सर आपने पिछले क्वेश्चन में नहीं बोला आइडेम्पोटेंट, पिछले वेराइटी में नहीं बोल सकते क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 1 था, हो भी सकता है इन्वर्टिबल नहीं भी हो, पर यहां जरूर बोल सकते हैं अपन। तो इनवॉलेंट्री का बेसिक पॉइंट समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद कितना हो गया ये, बस 5 मिनट और लूंगा। 16 सर आएगा इसका अपना। कन्वर्स ट्रू होगा? कन्वर्स टू मतलब, हाँ अगर ए इक्वल टू ए इनवर्स है, ठीक है, ए इक्वल टू इनवर्स, इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है तो नॉन सिंगुलर होगा, ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देख लो। और ए इक्वल टू ए इनवर्स लिख रहा हूं मतलब वो इन्वर्टिबल है, याद रखना, ए इनवर्स वरना लिख ही नहीं सकता हूं ये वर्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल, और एक इसके बाद निलपोटेंट है, छोटे छोटे मैट्रिक्स हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी ना अपनी आफ्टर दिवाली, उसमें अपन ट्रेस हो गया, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, मतलब प्रॉपर्टीज आने वाली है नेक्स्ट क्लास में, वेराइटीज अपनी मेनली खत्म हो जाएगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर अपन पहले बात करें, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, तुमने डिटरमिनेंट में पढ़ा होगा, ए ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम इंटरचेंज जो कर देते हैं, याद है ना, ये तो ये डिटरमिनेंट में बोला हुआ है, रो कॉलम इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स तो अलग हो जाएगी वो, ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इन जनरल, याद रखना। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, क्योंकि रो कॉलम इंटरचेंज करने से वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा चेंज A1 टू A21 पे चल जाएगा, A3 टू A23 पे चल जाएगा, वैसा बाकी तुम डिटरमिनेंट में देख लो। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए और उसके ट्रांसपोज को मैट्रिक्स कर रहे हैं, डिटरमिनेंट नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, या ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, ये आई के बराबर होना चाहिए। इनवॉलेंट्री में ए स्क्वायर आई था, ऑर्थोगोनल में ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए आई होता है।
तो इससे तुम्हें एक चीज और समझ में आ गई होगी, पता है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर ये ऑर्थोगोनल तुम्हें दे दिया तो पता है ए और ए ट्रांसपोज कम्यूटेटिव होगा। एग्री करोगे? हाँ, क्योंकि दोनों आई के बराबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज इसी के साथ ही, जो कि तुम बना मत लेना अपने दिमाग में लाके, इन जनरल ए और ए ट्रांसपोज क्या, इन जनरल पहले तो वो था आर नॉट कम्यूटेटिव। इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होते ए और ए ट्रांसपोज, याद रखना। कब होते हैं नॉल, वो सब बाद में देखेंगे। इन जनरल ए इंटू ए ट्रांसपोज आर नॉट कम्यूटेटिव, मतलब इसका मतलब क्या, इन जनरल ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं। पर अगर ऐसे तो और भी केस में हो सकता है, ऑर्थोगोनल में तो गारंटीड है। फिर से वही वो मत बना देना कन्वर्स की अगर ए और ए ट्रांसपोज अपना कम्यूटेटिव है तो वो ऑर्थोगोनल ही होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर ऑर्थोगोनल है तो ये होगा। कन्वर्स नॉट ट्रू ऑलवेज। एक ऑलवेज। चलो क्लियर हो गया ये पॉइंट, भूलोगे तो नहीं। ऑर्थोगोनल कैसे चेक करते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल हमेशा मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब कौन सा, ए और उसके ट्रांसपोज के साथ कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर इफ, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ए और ए ट्रांसपोज मतलब ए ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल, देन ऑल algebraic identities valid for A और A transpose with A and A transpose। मतलब तुम समझ गए होगे, अपने जितनी भी आइडेंटिटीज ए और ए ट्रांसपोज से रिलेटेड बनेगी, तो जैसे अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है स्केलर के साथ, वैसे ही यहाँ भी लग जाएगी। क्योंकि कम्यूटेटिव हो गया है तो मैं कम्यूटेटिव ना बोलते वो ऑर्थोगोनल दे देंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट अब हम आते हैं हमारे 17th पॉइंट पे, जिसको हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए रेस टू के इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो है, वैल्यू नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, और इसलिए नाम उसका निलपोटेंट मतलब निल मैट्रिक्स के थ्रू ही बना है। मतलब मैट्रिक्स खुद नल मैट्रिक्स नहीं है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब करते जा रहे हो जीरो मैट्रिक्स बन जाए तो उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये के क्या होता है, बेसिकली के होता है निलपोटेंट इंडेक्स, निलपोटेंट इंडेक्स, ठीक है। के होता है अपना निलपोटेंट इंडेक्स। और के कब तक चेक करोगे सर, ऐसे 50 तक चेक करना पड़ेगा क्या, नहीं। जो निलपोटेंट इंडेक्स होता है वो वैल्यू अगर निलपोटेंट है वो, तो चेक कहां तक करना है, के मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर। निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर है कि नहीं कैसे पता करोगे, ऑर्डर के थ्रू पता करोगे ना। ऑब्वियसली हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे फिर, तो वैसे भी अब तो डिटरमिनेंट वगैरह सब आएगा है, तो अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं। इनवर्स वगैरह भी ये सब उसी में वैलिड है, ठीक है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर क्यूब करा जीरो मैट्रिक्स बन गया तो उसको हम निलपोटेंट बोलेंगे। पर कब तक चेक करना है कि नहीं, ऑर्डर तक। जैसे अगर 3x3 का ऑर्डर है तो बस ए क्यूब तक नहीं बना तो फिर नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा मतलब तुम्हें चेक नहीं करना है, वो है ही नहीं, फिर होगा ही नहीं वो निलपोटेंट मैट्रिक्स। और अगर बन गया तो फिर उसके आगे हमेशा जीरो होता जाएगा। से अगर कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 का ही क्यों ना हुआ, और ए स्क्वायर अगर जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ए क्या हो गया, निलपोटेंट। और इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए क्यूब भी क्या होगा, बोलो जीरो, ए रेज़ टू 4 भी क्या होगा जीरो, एंड सो ऑन। क्योंकि उसके बाद तो तुम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते जाओ, जीरो मैट्रिक्स को किससे भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहेगा, ठीक है।
तो इसमें भी आइडेंटिटीज बन जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ए प्लस आई के साथ, क्योंकि कम्पिटेटिव होता है ना हर मैट्रिक्स, इसलिए हम बोले रहे आई प्लस ए की पावर एन, और ए बोल दिया तुम्हें निल पोटेंट, ठीक है, और ये बोल दिया है कि ए स्क्वायर 0 बन रहा है, ये तुम्हें पता है, तो बताओ इसका एक्सपांशन क्या होगा? एनसी नॉट आई, आई एनसी वन ए इंटू आई, तो ए, ए बी बस खत्म खत्म खत्म। अगर क्यूब पे 0 दिया है तो एक टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो निल पोटेंट ये हो गया। और निल पोटेंट का दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रॉपर्टी, पर वो प्रॉपर्टी है डेफिनेशन नहीं है, पर बहुत काम की प्रॉपर्टी है। अगर ए मेरा निल पोटेंट है तो डिटर्मिनेंट उसका पक्का 0 होगा, बताओ क्यों? क्योंकि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लोगे तो 0 ही आएगा, पावर के अलग हो गया 0। और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेस। हाँ, ये ट्रेस का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ये हम कल पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमेशा 0 होता है, पक्का है कि 0 होगा ए का। मतलब therefore if ए मेरा निल पोटेंट मैट्रिक्स है, अगर ए मेरा निल पोटेंट मैट्रिक्स है और ए क्यूब पे 0 बन रहा है, लेट्स सपोज कितने भी ऑर्डर का हो पर वो ए क्यूब पे 0 बन रहा है, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा, ए का ट्रेस बोलो 0 होगा, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट भी कितना होगा? 0 होगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर भी क्या होगा? 0 होगा, और फिर आगे तो ए क्यूब से तो सभी मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? 0 मैट्रिक्स ही हो जाएंगे। मतलब ए के लिए तो है ही, ए स्क्वायर के लिए भी वैलिड हो जाएगी वही चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रॉपर्टीज हमें कैसे काम आ सकती है? रिजेक्शन करने में। इफ ट्रेस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कभी भी वो निल पोटेंट हो सकता है क्या मैट्रिक्स? नहीं नहीं सर। कैन नॉट बी निल पोटेंट। और अगर ट्रेस, ये ट्रेस वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, अगर ये 0 है तो क्या बोलेंगे? बोलो। मे बी निल पोटेंट। हाँ, मे और मे नॉट निल पोटेंट। पर एक और चीज देखी गई है कि वैसे कंफर्म नहीं है, पर 80-90% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ट्रेस 0 तो निल पोटेंट का एग्जांपल बन रहा है, पर फिर भी मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि वो जरूरी नहीं है, बहुत एग्जांपल इसमें नहीं होता। कभी कभी ऐसा तुम क्वेश्चंस करोगे तुम्हें ऐसा नोटिस होगा, अरे ट्रेस 0 हो गया निल पोटेंट हो गया, नहीं, मे और मे नॉट ही याद रखना। और मैं कोई 99% नहीं बोल रहा हूँ जो तुम उसको रट ही लोगे ठीक है, तो हम बस यहीं तक ही रखते हैं। हाँ, इधर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ ए रेस टू एन हमेशा ही 0 होगा, कोई सा भी n हो, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू n। और डिटर्मिनेंट भी क्या होगा? हमेशा ही 0 होगा। ये इन जनरल हो गया निल पोटेंट अगर एक मैट्रिक्स बोला जाए, और अगर ए क्यूब पे भी हो रहा था या इन जनरल बोस की प्रॉपर्टी, और बाकी तो 0 मैट्रिक्स हो ही जाएगा एक बार 0 बना तो, ठीक है। तो हम यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेस एंड ऑल की प्रॉपर्टीज एंड ऑल पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे, रो कॉलम इंटरचेंज, क्योंकि वहां स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है ट्रांसपोज के लिए। और फिर सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज, वो अब अपना नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं तक ही आज की इस क्लास को रखते हैं, ठीक है। रिवाइज कर लेना अच्छे से, मैं नोट्स भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे। थैंक यू।